होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे जिले के माने जाने चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे विद्यालय के प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार वर्मा जी और डॉक्टर अस्थाना जी, आप मुख्य प्रवक्ता हुआ करते हैं। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूरे विश्व में एक अपनी नई पहचान बनाए हुए है, उसी उपलक्ष्य में यह कार्यशाला रखा गया है। मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अगरबत्ती जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमारी तरफ से आपको एक माला हमारी तरफ से, क्योंकि आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, आप लोग के द्वारा जटिल रोग गाउट, आर्थराइटिस, रिमेटॉइड, यह ऐसा एक रोग है कि आज लगभग 90% लोग इससे प्रभावित हैं और हर चिकित्सा विज्ञान असफल हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक यहाँ सफल हो रही है। इसी सफलता को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एक छोटा कार्यशाला रखा और ये चाहा जिस सफलता को मैं पाता हूँ मेरे साथी भी वही सफलता पाए, जहाँ हम वहां से लोगों को निरोग करें। आज उनको निरोग करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। संख्या हमारी कम भले है, लेकिन अगर आप एक मार्केट में 10 लोगों को ठीक करेंगे तो 10 से जो है हमारा संख्या बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 10 का आगे 0 आएगा 100 होगा, और 100 का आगे 0 आएगा 1000 होगा, 1000 का आगे आएगा 0 तो जो है वो होगा 10,000। ये हमारी संख्या हम लोगों को ठीक करते जाएं। ये हमने एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा जो है हमारी कंपनी बनाई है, उसको हमने प्रयोग किया साल भर अकेला प्रयोग किया, जिसकी सफलता के कारण मेरे मन में आया कि अब ये दवा लोगों को दिया जाए। डॉक्टर बिंद को वो दवा दी गई थी, लेवल में तब नहीं थी शायद, डॉक्टर बिंद घोली से आए हैं और इनको दिया गया, ये क्योर है और लोग भी इनसे क्योर हुए। तो ये हमारे मन में आया कि नहीं, हम अकेले नहीं, समस्त लोगों को इसको देकर जो है निरोग कराएं, और एक सफलता हम लोगों को मिली है इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो मिले। जैसे हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में डॉक्टर अजय हाड़िया जी का नाम आप जानते होंगे, कैंसर के रूप में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मशहूर हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अजय हाड़िया, आप डालिएगा, अगर आज इंटरनेट का जमाना है
तो डॉक्टर अजय हाड़िया का नाम आएगा। इसी तरह हमारी इस पैथी से जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति, उनको जो है हमने 11 जनवरी को बताया भी था और चलाया भी था, और वो इतने मुरीद हैं। अभी हाल में लोकसभा में और राज्यसभा में इसकी बिल लाने के लिए इसके मंत्री को जो है खड़ा करके कहा कि इसकी बिल लाओ, और मंत्री ने यह एक बात कहा कि इसकी बिल हम ला रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को अलग से एक कोर्स जो लोग कर चुके हैं, रेफरेंस कोर्स कराकर इनको हम जो है सरकारीकरण कर देंगे, मान्यता दे देंगे। और इसी विषय में मैं वर्मा जी को कहूंगा कि आप आर्थराइटिस गाउट के विषय में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आइए 15 मिनट आप करिए, उसके बाद फिर जो है बातें और होती रहें। मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी, विशेष अतिथि महोदय आप पार्टी के अध्यक्ष अनुराग मणि त्रिपाठी जी, और हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर बंधुओं को आज के इस मीटिंग में मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब ने एक ऐसा विषय चुना जो कि आज के समय में लगभग हर चौथा पांचवा आदमी जो है जरूर ऐसा मिल जाएगा कि जो कि गाउट से, आर्थराइटिस से और इन सब लोगों से जो है डॉक्टर साहब ने कहा हमको संक्षेप में बताने के लिए हम प्रयास करेंगे। और डॉक्टर साहब ने सबको माल्यार्पण करा दिया, और हम चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को माल्यार्पण नहीं हुआ जो है तो एक माला जो है हम डॉक्टर को पढ़ना दे अपने प्रिंसिपल साहब को। आज के समय में 3 ऐसे रोग हैं जो कि एक गाउट जिसको हम गठिया कहते हैं गाउट है, और एक आर्थराइटिस है, और एक और रोग है जो कि आपका सियाटिका या सियाटिक जिसको हम जानते हैं। तो यह जो है ये बहुत ही कष्ट देने वाला रोग है। अगर हम एक एक करके देखें, नंबर 1 हम गाउट को अगर लेते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बहुत सीनियर बैठे हुए, हर एक चीज इसमें तमाम सब डॉक्टर से बैठे हुए जान रहे हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है कि तमाम चीजें जो है आपके सामने रखते हैं। जो गाउट है, गाउट होने का जो रीजन है उसको जानना जरूरी है। गाउट क्या है? लक्षण तो उसका बहुत आसान है कि अंगूठे के पास, पैर के अंगूठे के पास लालिमा आपको दिखेगी, और जो है पैर का अंगूठा जो है उसमें दर्द रहेगा बॉडी में। लेकिन उसके पीछे का अगर हम रीजन देखें कि वो क्या है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारा खान पान ही है उसका रीजन। तमाम तरीके का प्रोटीन हम लोग इंटेक करते हैं, उसमें एक प्रोटीन आता है जो कि प्यूरिन बोलते हैं। तो जब हम प्यूरिन युक्त भोजन या ज्यादा मात्रा में प्यूरिन ले लेते हैं, तो वो जब मेटाबॉलिज्म जब हमारा शरीर उसका करता है तो जो लास्ट प्रोडक्ट उसका बनता है वो बनता है यूरिक एसिड। जैसा सभी लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड जो है एक हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, सब जानते हैं। अब जब वो ब्लड में चला आया तो ब्लड कहाँ पहुंचा? किडनी में, और किडनी जो है अगर पूर्ण रूप से उसको फिल्टर करके बाहर कर दी तब तो ठीक, और नहीं कर पाती है या एक्सेस मात्रा में है तो कुछ तो निकला। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जो यूरिक एसिड है ये ऐसा नहीं कि हमारे ब्लड में एकदम 0 है, नील है, नहीं, उसका एक परसेंटेज है हमारे ब्लड में, और वो क्या है कि 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के जो है और 6 तक फीमेल में, और 3.5 से लेकर के 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है मेल। इतना रहना चाहिए, नॉर्मल है। लेकिन जब अगर इससे एक्सेस बढ़ जाता है तब वो कहाँ जाएगा? किडनी को भी खराब करेगा। अगर वो किडनी में संचित होता है तो किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर ये पैरों में जहां जहां भी हमारे ज्वाइंट हैं
वहां पे जाकर के एक क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलाइज होकर के जो है वो संचित हो जाता है, जिसको हम गाउट करते हैं। और वहां जब हो जाएगा तो वहां पे जो है पैर के अंगूठे में सबसे पहले वही उसका सिंबल साइन है। आप अगर किसी को हुआ तो हम लोग कहते हैं कि इसको जो है एक्यूट अटैक का गाउट हुआ। तो ये जो है ये गाउट है, और इसको करने के लिए जो है मतलब दूर करने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले ऐसा भोजन लें जिस भोजन में प्यूरिन की मात्रा कम। ये एक चीज तो यही हो गया जो कि हमने संक्षेप में बताया है। और इसकी दवा के विषय में अगर देखा जाए, दवा जो है हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं बताएंगे और अभी डिटेल से बताएंगे। ये हमने अभी एक चीज केवल आपको बताया है गाउट के विषय। अब आ जाइए जो दूसरा एक ज्वलंत चीज है वो है आपका अर्थराइटिस, कजिया जो बोलते हैं। तो यदि हम अर्थराइटिस को देखें तो उसके भी पीछे हमको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या है, उसके पीछे क्या है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है कि जितनी भी हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां जितनी भी हैं, जहां जहां पे दो बोन मिलती है उसमें एक पतली बोन टाइप संरचना होता है जिसको कि हम कार्टिलेज कहते हैं। और उन कार्टिलेज के बीच बीच में जो है साइनोवियल फ्लूइड भी भरा रहता है कि एक तरीके से ये कह लीजिए कि उसकी आयलिंग ग्रीसिंग हो गई कि जो दो जोड़ हैं आपस में घिसे न। ये हो गया उसका संरचना। अब आ जाइए कि ये होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे इस चीज को। डॉक्टर साहब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, या कोई भी ये कह लीजिए कि अलग से अगर इस तरीके का कोई पार्टिकल आ जाता है तो हमारा जो सेल्फ का जो है डिफेंस के लिए जो सिस्टम बनाया गया, इम्यून सिस्टम बनाया है, वो एक्टिव हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि उस बैक्टीरिया को तो मार भी देता है जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें कोई दिक्कत है, लेकिन सेल्फ इम्यून सिस्टम अपने भी सेल को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये देखिए यही है अर्थराइटिस। ऐसे में जो हमारे कार्टिलेज हैं पूरे बॉडी के वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि कभी कभी आपके जो है ज्वाइंट्स खराब हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण, कुछ ऐसी दवाओं के कारण, उसके इफेक्ट के कारण, तब भी ऐसा होता है। तो जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो वहां पे जो है सूजन और दर्द होना शुरू होता है। ये हुई एक बात। अब एक चीज और इसमें जानिए, जो हमारा अर्थराइटिस है मेनली कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 या 3 चीज को ही देखते हैं तो उसमें जो है तमाम चीजें आ जाएंगी उसी में। यदि सूजन होता है तो वह इंफ्लामेटरी अर्थराइटिस के अंतर्गत हम उसको डिनोट करते हैं कि यहाँ पे सूजन है तो वो इंफ्लामेटरी हुआ। और एक अर्थराइटिस ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, वो अगर आदमी की उम्र 50-60 या उससे जब एवं होने लगता है तो वहां पे जो ये हम बोन है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस की एक क्रिया होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। वो ऑटोमेटिक, वो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो सब में ऐसा होता है कि उसमें हड्डियां जो है कमजोर होने लगती है। एक कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस का है तो वह भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। और जहां पे स्वेलिंग होती है उसको इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। और एक आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड है जो है। तो ये एक सेल है, यदि वो सेल हमारे अंदर से नष्ट होने लगता है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि अर्थराइटिस का अगर कोई पेशेंट आपके यहाँ आया, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस पोर्शन में उसको दर्द का अनुभव हो रहा है वहां का कार्टिलेज उसका जो है घिस गया है या घिसने वाला है या काफी हद तक नुकसान उसमें कुछ हो चुका है। एक चीज अब देखिए, ऐसे में जो आदमी हैवी वेट का है, वजन जिसका ज्यादा है, जैसे ये मकान बना है, अगर हम इसका पिलर कमजोर कर दें तो जाहिर सी बात है इस पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा। ठीक इस तरीके से आज हम खड़े हैं और ये सारी हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएं, हमारा मोटापा बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, हड्डियों के जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा जोर पड़ेंगे, तो वहां पे जो है वो भी घिसाव टुटाव जो है होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये सलाह दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि जिसको शुगर है
ब्लड प्रेशर है, वेट ज्यादा है, अल्कोहल का सेवन करता है, ऐसे लोगों को ये चीजें होने की ज्यादा संभावना है या होती हैं। तो यदि ठीक इसी का उल्टा करते हैं हम कि यदि कोई पेशेंट आता है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि अपना शुगर मेंटेन रखिए, वेट मेंटेन रखिए, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखिए, और तो और जो है ये हल्का फुल्का जो व्यायाम है वो करिए। तो इस तरीके से जो है उसको हम रोक सकते हैं। ये हुआ आर्थराइटिस। और इसकी जांच के लिए तमाम जो है एक्सरे दिए हैं, उसके बाद एमआरआई है, और भी लोग अपना करा का भी टेस्ट होता है, जो है इरेथ्रोसाइड सेगमेंटेशन रेट, ये जो है ये सारी इसमें जांच की जाती है, इससे पता चल जाता है। तो ये दो चीजें हो गई, दो चीजें हमने आपको बताया। अभी एक चीज और है, सियाटिका। वो भी जो है आप लोगों ने इतना मन से सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उसको भी हम बता दे रहे हैं, वो भी 2-3 मिनट। जैसा कि इसका नाम है सियाटिका, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक सियाटिक नर्व होती है, उसको जब कहीं से दबाव पड़ता है या उसकी जब सप्लाई आगे को रुकने लगती है तो उसमें पेन होता है। लेकिन ये तो हुई एक मोटी बात। अब उसको आ जाइए थोड़ा सा ऐसे हम जानते हैं कुछ। हमारा ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड की बीमारी है, सभी लोग जानते हैं। अगर देखिए, सियाटिका स्पाइनल कार्ड की बीमारी है, स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइनल कार्ड की बीमारी है, और ये क्या नाम है जो लंबर में जो ये जब डिस्टर्ब होता है तब ये सियाटिका होता है। तो हम जो है इसको कैसे देखते हैं, पूरे स्पाइनल कार्ड को हम 29 वर्टिब्रा में अलग अलग बांटे होते हैं। ये जो हमारा स्पाइनल कार्ड है 1 by 1 एक फिर ऐसे 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 करके 29 भागों में बांटा। एक से लेकर के ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ कॉक्सिक तक अगर हम देखें तो यहाँ से 1 नंबर से लेकर के और 7 नंबर तक की जो हमारी मनका है या बोन है, वर्टिब्रे ये कह दीजिए, उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। यहाँ से ही 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनको हम कहते हैं, इनका नाम जो है सर्वाइकल। अगर इनमें नस दब रही है तब ये सर्वाइकल होगा। क्लियर है? अब आ जाइए नीचे, 7 के नीचे 1 नंबर से लेकर के फिर वहीं से 12 नंबर तक आ जाइए, जिसको कि हम जो है थोरैक्स वर्टिब्रा कहते हैं, जो कि हमारा ये पीठ वाला जो पोर्शन बनता है 12। अगर इससे कहीं नस दब रही है तो वह जो है आपका स्पॉन्डिलाइटिस होगा, पीठ में दर्द होना होगा, तो उसको झुकने में दिक्कत होगी, ये सब तमाम होगा। अब आ जाइए उसके नीचे लंबर पे। लंबर में जनरली हमारी 5 जो है वर्टिब्रा होता है, L1 L2 L3 L4 L5, ये 5 जो है यहाँ पे लगभग ये जो है रहती है। और अगर इसमें इसके बाद जो है जो सैक्रम है, वह भी जो सैक्रम में भी S1 या S2 L3 S3 ये भी है, और नीचे कॉक्सिक भी है। तो क्योंकि ये सब फ्यूज हैं, कई एक हड्डियों में करके ये फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे किसी को नहीं समझिए। अब आ जाइए थोड़ी सी चीज की इस रोग के विषय में समझ लीजिए, सियाटिक होता है। जितने भी वर्टिब्रा है, जैसे वर्टिब्रा 1, ये वर्टिब्रा 2 हो गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 29 लगे हुए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगे। तो एक हड्डी है, हम दूसरी हड्डी रख दें अब जंप कर जाए, जैसे हम लोग जंप करते हैं, कूदते हैं नीचे ऊपर या कोई चीज सर पे रख लेते हैं, तो क्या होगा, इस हड्डी पे दूसरी हड्डी ठक से लड़ जाएगी, टूट जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए हर हड्डी के बीच में, एक हड्डी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इनके बीच में एक गद्दा टाइप का, कुशन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये लगा, फिर यहाँ से इसको रोका है एक नीचे, यानी इन दोनों के बीच में एक गद्दी बैठाई गई है। सीधे नहीं टच है कि दूसरा खट्ट से लड़ा, तीसरा खट्ट से लड़ा, ऐसे नहीं है। इसके बीच में एक गद्दी है, जिस गद्दी को हम डिस्क कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक जितने भी वर्टिब्रा है, सबके बीच में डिस्क लगी। अब जो हमारा तरीका है उठने का, बैठने का, चलने का, कूदने का, फांदने का, इसी के इफेक्ट के द्वारा ये रोग होता है। कैसे होता है? जैसे कोई आदमी बैठा ऐसे गर्दन करके, तमाम लोगों की आदत होती है ऐसे किया हुआ,
1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया, महीनों किया, 6 महीना किया, वो बार बार उसके आदत में शामिल हो गई। तो जो हड्डी यूं रहना चाहिए वो हड्डी यूं हो गई है ऊपर वाली। तो जो नीचे का कुशन है जिसको हम की डिस्क कहते हैं, वो डिस्क के ऊपर दबाव डाला और डिस्क बाहर निकला। और उसके बाद क्या होता है, हर डिस्क के नीचे से नर्व्स निकली हुई हैं, जो अगर सर्वाइकल में है तो ये ऊपर पोर्शन और ये बांह का जो आर्म है, इस पोर्शन को जो है वो ब्लड की सप्लाई दे रही है। अगर यहाँ पे ऐसे करते करते ये डिस्क यहाँ पे जो है, इसको कहते हैं अपने विज्ञान की भाषा में स्लिप डिस्क। ये डिस्क स्लिप हो गई है, यानी आपने रहना चाहिए यूं और ये स्लिप हो गई, जरा से इसको दबा दिया, ऐसे दबा दिया तो वो दब जाती है, वहां पे लाल रंग का ये इसे निकल जाएगा बाहर और नसों में दबाएगा, स्लिप डिस्क। तो जब स्लिप डिस्क जिस एरिया में हुआ, अगर किसी को गले में अभी आपने देखा होगा पट्टा बांधे हुए, तो डॉक्टर ने जो है जब उसका टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, तो ये पता चल जाता है कि किस नंबर की बोन जो है और उसका जो डिस्क है वो स्लिप कर रहा है, यानी कौन सा स्लिप डिस्क हुआ है, वहां नंबर डॉक्टर लिख देगा L1, L2, L3, तो यहाँ पता चलेगा कि नंबर में है कहीं पे C1, C2, C3 अगर उसमें लिखा हुआ है कि इसका करिए आप एक्सरे करिए तो समझ में आ जाएगा कि सर्वाइकल कर रहा है। T1, T2 से लेकर के 12 तक में अगर पीठ में आपने दर्द बताया तो जान जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है इनको जो है स्पॉन्डिलाइटिस है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से आदमी के जो बैठने का, उठने का, चलने का जो ये एक विशेष तरीका होता है, उस तरीके के अंतर्गत ये डिस्क स्लिप हो जाती है। ये एक कारण हुआ, ऐसा नहीं कि हर बार यही कारण है, एक कारण। दूसरा कारण में आइए, दूसरा कारण यह है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, कोई आदमी जंप कर गया बहुत ऊपर से, तो एक बैग इसे दम से इसके ऊपर गिरा, फिर डिस्क जो है ऐसा घायल हो गया कि फिर वो एक्चुअल पोजीशन में नहीं पहुंचा। ये तमाम कारण है, एक ही कारण नहीं है। तो ये जो है जो 3 बीमारी जो हम आपको इसमें बताए, इसमें हमने आपको 3 बीमारी बताया। नंबर 1 बीमारी है सर्वाइकल, नंबर 2 बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस और नंबर 3 बीमारी है सियाटिका। जो सियाटिका की जो नर्व्स निकलती हैं L1 से लेकर के L5 और S1, S2, S3 तक जो है अंदर जो है हमारे हिप बोन से चली आती है, एकदम नीचे तक चली जाती है पैर के यहाँ तक। तो यदि पेशेंट को इसमें कहीं पेन होता है, इसका मतलब होता है ये नस दब रही है, आगे की सप्लाई बंद हो गई है, ये होता है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और है कि ऐसे में होता क्या है कि पेशेंट को जब यहाँ पे सूजन होता है तो लोग केवल गर्म सेकाई करते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। ठंडा यानी बर्फ वाली जो सेकाई है, पहले बर्फ से करिए, वो सूजन डाउन होगा, उसके बाद तब जो है आप उसको गर्म से सेकाइए। तो ये जो चीजें हैं हमने आपको बताया और आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का जो है धन्यवाद। और हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत उस हिसाब से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब जो है काफ़ी दिन से हर चीज़ को जानते हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जो भी हमने कुछ सीखा है, अपने विद्यालय से सीखा है, डॉक्टर के साथ मेहनत करके सीखा है। और इन बीमारियों की जो दवाएं हैं वो डॉक्टर साहब आपको डिटेल्स बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। धन्यवाद वर्मा जी, आपने एक तरह से छोटा लेकिन बड़ा आकार बना दिया और चीज़ों को बहुत विस्तृत पूर्वक बताया। मेडिसिन के विषय में आपने मेरे ऊपर छोड़ा, तो पहले मैं एक झोला बांट देता हूँ जिसमें मेडिसिन है, उसके बाद उस मेडिसिन को बताता हूँ कि ये मेडिसिन आपको कैसे कारगर सिद्ध होगी। जितना रोग आपने बताया है उस रोग के लिए एक दवा, उसके साथ साथ कई दवाओं का चलेगा, लेकिन एक दवा रहेगी जो उसके सबके साथ चलेगी, वो आप लोगों को मैं दे रहा हूं। आइए
दवा निकली जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक EH पेन रिलीफ ड्राफ्ट। पेन रिलीफ ड्राफ्ट, ये बेटा हमारा चश्मा लेकर आओ। हरि वर्मा जी ने जो बताया, चारों रोग, आपने 4 रोग बताया, 5 बताया, पांचों रोग में ये काम करेगी। लेकिन इसके साथ आपको देखना पड़ेगा, इसके साथ आप क्या देखेंगे, अगर किसी को फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, इस समय प्लेटलेट भी डाउन हो रहा है, आपका ये मेडिसिन और आपकी जो है फेब्रिक्सिमोज टैबलेट, आप जो है फीवर केयर जो है टैबलेट लेंगे, जिसमें पहला मेडिसिन जो है A1 है, F1 है, WAR1 है, C10 है, S10 है और Y, ठीक है ना। इस मेडिसिन को इसके साथ आप चलाएंगे कब, जब प्लेटलेट डाउन है और जब बुखार हो रहा है और जब पूरे बदन में दर्द हो रहा है और जब मरीज छटपटा रहा है, इसके साथ आप देंगे तो आपको कहीं नहीं भागना है। कहीं नहीं भागने का मतलब आजू बाजू के पैथियों का प्रयोग नहीं करना है, आप अपनी पैथी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसलिए ये कार्यशाला रखा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर इसका प्रयोग करिए। कोई ये न कहे, जैसे अभी मिश्रा जी हमसे पूछे कि वो एलोपैथ देता है, क्या एलोपैथ की डिग्री है? हमने कहा नहीं, उनकी एलोपैथ की डिग्री नहीं है, उनकी डिग्री क्या है, BHMS है और इलेक्ट्रोपैथ है। लेकिन वो जो है किसी और की जो है टांग कर आगे चल रहा है, पेपर भी आपके निकलता है। अभी मछली साहब का प्रश्न निकला था, डॉक्टर कोई है, ट्रीटमेंट कोई दे रहा है, मरीज मर गया। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्लिनिकों पर अगर छापा पड़े तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन मिले और वो मेडिसिन जो है जाए और आप इस तरह किसी मेडिसिन से ना बचें। इसलिए कार्यशाला लगाना पड़ा। आए मूल स्थान पर हमने इसको बताया, ये एक दवा कहां कहां काम करेगी उसको लेकर चल रहे हैं। पहला तो ये फीवर में चली, अब दूसरा हम चलते हैं डिसेंट्री में। डिसेंट्री मतलब जान ही रहे हैं। जब हम डिसेंट्री में चलते हैं, इसका भी आप देख लीजिए, S10 C13/2RE जी इसमें मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है। बहुत प्यारा जो है कंपोजिशन है और बहुत ही बेहद अच्छा काम करता है। क्योंकि मरोड़ के साथ जब लाइटिंग होती है, मरोड़ मतलब दर्द के साथ जब लाइटिंग होती है, उस समय हमें इस मेडिसिन के साथ साथ इसको लगा देंगे तो हम भरपूर कामयाब होंगे। ये दूसरा रोग हुआ। और ये मेन मेडिसिन, ये सहायक मेडिसिन, ये मेन मेडिसिन, ये सहायक मेडिसिन। अब आप आ जाइए, ये पसनिल है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की पसनिल मेडिसिन है। पसनिल नाम से ही आप समझ गए होंगे, जहां नाम पसनिल आया उसके नाम से ही समझ में आ गया, एक्सेस है, फोड़ा है, फुंसी है, ठीक है ना। इस तरह के जहां भी मसले आते हैं, और यहाँ तक मेरे यहाँ गाय और भैंस वाले आते हैं, सर गधा वाले भी आ जाते हैं, और वहां भी मैं इसको प्रयोग करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जब अगर पस है, फॉर्मेशन होगा, वहां जो है दर्द होगा, तो हमको ये दवा वहां भी लगानी है, किसके साथ, पसनिल के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है पेन ऑफ, ये है पेन ऑफ टैबलेट, जिसके विषय में आप अभी बता रहे थे। अर्थराइटिस, गाउट और रिमोटिक, ये 3 चीज अगर है तो उस ये और ये दोनों साथ चलाइए, जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर उसको साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमजोर हो जाना, तो वहां आप इसके साथ जो है हेल्थान सिरप भी चलाएंगे, हेल्थान सिरप भी चलाएंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का हेल्थान सिरप, एक दवा
2 दवा इसके साथ लगाकर। आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है, आपकी जो है कार्य अच्छे ढंग से हो जाएगी। अब आ जाइए महिलाओं के लिए। महिलाओं का जो है कमर दर्द, एमसी संबंधी दर्द, लिकोरिया, इन सभी की जो शिकायत होती है, मासिकों का जो है सर्कुलेशन बिगड़ जाना, उसमें आप जो है गायनाटोन और इसको साथ चलाएंगे। गायनाटोन और इसको साथ चलाएंगे। आज की अहम बीमारी एक और हो गई है, वो है पाइल्स। पाइल्स भी बहुत अहम बीमारी है। तो जब पाइल्स है, ये पाइलोकेयर टैबलेट भी आता है, पाइलोकेयर सिरप भी आता है। अब पाइल्स में हम कहते हैं इसको क्यों चलाएं? आप पूछ सकते हैं इसको हम पाइल्स क्यों चलाएं? तो चूंकि इसमें जो मिला हुआ है S5 और F1, ये जो मिला है उसमें भी काम करेगा, इसलिए इसको जब दोनों साथ चला देते हैं और टैबलेट चला देते हैं तो पाइल्स का पेशेंट ठीक होता है और आपके पास कई पाइल्स के पेशेंट लेकर आ जाता है। प्रचार इन झोला से, इन चीजों से नहीं होता है, प्रचार माउथ से होता है। जब हमारा पेशेंट ठीक होगा, एक पेशेंट ठीक होगा तो 4 पेशेंट लेकर आएगा। अगर एक पेशेंट नहीं ठीक होगा तो 4 लोगों को जो है गड़बड़ करेगा। तो इसलिए इस मेडिसिन को आप जो है याद रखिए, इस मेडिसिन को, कि आपको इस मेडिसिन के साथ कौन कौन मेडिसिन चलानी है। हम आगे कोलिकिल। ये कोलिकिल है, कोलिकिल के साथ भी ये चलेगा। आप कहेंगे कोलिकिल के साथ क्यों चलेगा? कोलिकिल मतलब ये समझ गए आप? पेट दर्द। पेट दर्द, जब पेट दर्द कर रहा है, पेट कई कारण कर सकता है दर्द, तो इसमें जो मेडिसिन मिली हुई है S2, C10, A3, F1, WE, तो यहां भी मेडिसिन मिली हुई है WE, L1, F1। इसको अगर दोनों हम साथ चला देते हैं, पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अब हम डाइजेशन के लिए आ जाते हैं। डाइजेस्टो केयर, डाइजेस्टो केयर, क्योंकि इसमें एक मेडिसिन इसमें भी मिली हुई है, वो है S1, इसलिए जो है इसके साथ S1 के साथ ये चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन के विषय में विस्तृत जानकारी हुई। बहुत सारी भी दवाएं हैं, उनके साथ भी ये प्रयोग होगा। और बहुत कई डॉक्टर हमको फोन करके जो है, हमने जब डाला था ये कि आप अपनी सीट बुक करा लीजिए, कई डॉक्टर सीट बुक कराए लेकिन वो सीट खाली रह गई, वो नहीं आए और उनका अनुभव भी नहीं आया। क्योंकि हमारे पास एक डॉक्टर अशोक प्रजापति जी है और वो लगभग 8 पेशेंट जो है उन्होंने गाल ब्लैडर स्टोन का ठीक किया और उनके लिए हम काफी सोचे थे कि वो आएंगे, उनको बहुत सम्मानित भी किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज थी और उन्होंने बताया सर मैंने ठीक कैसे किया। जो दवाएं उन्होंने बताई ये उनकी भाषा है। उन्होंने बताया सर स्टोनिल, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का स्टोनिल और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का स्टोनिल सिरप, इससे उन्होंने जो है गाल ब्लैडर का स्टोन ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया? उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें, हमारे इस पैथी के अगर कोई मुरीद इस समय है शासन प्रशासन में, वो उपराष्ट्रपति जी है। उपराष्ट्रपति जी को भी जो है गाल ब्लैडर स्टोन था, जिस स्टोन को जो है राजस्थान के हमारे चिकित्सक ने उनको ठीक किया और वो आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मुरीद है। आज वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मुरीद हैं। यही मेडिसिन थी, इन्हीं मेडिसिन से उनका जो है गाल ब्लैडर स्टोन निकल गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का। और जो हमारा वो डॉक्टर अशोक प्रजापति जी है, उसने बताया कि सर हम सबका नाम लेकर रखे हैं, नाम लेकर आएंगे, और इस मेडिसिन से निकल गया। और हमने तो जो ठीक किया है आप लोग बार बार बताते रहते हैं, उस बात को जो है लोगों के बीच में करते रहते हैं। आज का जो कार्यशाला है इसीलिए कहा गया है, हमने ये भी कहा था कि आप लोग भी अगर ठीक किए हैं इलेक्ट्रोपैथी तो आप भी अपनी बात को रखेंगे। और हम ये चाहते हैं ये कार्यशाला इसी तरह होता रहे, आप लोग आते रहें, कार्यशाला लगता रहे, कम से कम एक बात तो जाएगी, ये एक बात आप अनुभव करेंगे। आप अगर अलग चिकित्सा पद्धति में भागते हैं, इसलिए भागते हैं कि आपने क्लास कम लिया या आपने कहीं कंपाउंडरी करके केवल डिग्री के लिए हमारे यहाँ एडमिशन कराया, डिग्री हो गई। ये हकीकत है सर,
अगर ये हो गई तो लेकिन हमको अपने मूल पर आना है। आज सरकार हमको देना चाह रही है, सरकार की ये मंशा है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को शासकीय संरक्षण दे दें, लेकिन हमको अब उसको उनके परीक्षण को देखना है। हम अगर अपने फील्ड में, अपने लाइन में इस तरह लोगों को ठीक करेंगे तभी करेंगे। आइए इसके साथ मैं मंच की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अनुराग मणि त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बिताए हुए अनुभव को बताएं। आप फादर के साथ भी कुछ दिन अनुभव रहा आपका, और मेरे साथ तो अभी चल ही रहा है। तरीके से कार्यक्रम का संचालन और इस कार्यक्रम के संयोजक ऑलरेडी हमारे डॉक्टर प्रमोद गौर जी और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी एवं डॉक्टर एस के अस्थाना जी उपस्थित सम्मानित चिकित्सकगण। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रथम तो मैं डॉक्टर काउंट सीजन मैथी जी को और डॉक्टर राम गोपाल मौर्य जी को मैं सादर नमन करते हुए नमन करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर विश्व के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आगे बढ़ाने का काम, इसको एक नई जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ निकाला डॉक्टर काउंट सीजन मैथी जी, अगर उन्होंने पूरे विश्व के अंदर इसको नई पद्धति को फैलाया है, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर राम गोपाल मौर्य जी भी जौनपुर में इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जनक मेरे हिसाब से मेरे जानते में डॉक्टर राम गोपाल मौर्य जी, मैं इनके बहुत नज़दीक भी रहा और डॉक्टर साहब तो हमारे साथ थे ही जो है, और हम लोगों का पॉलिटिकल साथ भी रहा उनके साथ। और उनका जो जुनून था कि जनपद या जनपद के आसपास के जिलों में पहले तो आयुर्वेद पे इनका ध्यान था। उनका एक कॉलेज जो है बल्लापुर में था, मेडिकल कॉलेज था, बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। और बड़ी सोच इनकी बड़ी ऊंची चीज़ जो है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आगे बगल के जनपद का या पूर्वांचल में इसको बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जाए, और बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो कभी आपको सक्सेस नहीं देगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में। या तो आपके पास जिस क्षेत्र में जाइए उसमें ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जब आपको जानकारी होगी तो ऑटोमेटिक हमारा एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक जो होता है, अगर वो कहीं एक चीज़ पे, जैसे डॉक्टर ने बताया जो है कि उपराष्ट्रपति जी, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन वो क्या, वो बड़े चेहरे हैं, वो जब कोई बात करते हैं मंच से तो उसको पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हमको आपको जो है बताने के लिए आप जैसे लोगों को जो है एक कार्यशाला करना पड़ता है, तब अपनी बात आपके सामने करते हैं। अब जैसे हमारे डॉक्टर वर्मा जी हैं, जिस तरह से मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, इसी तरह आप कार्यशाला लगाते रहिए। आप जिस तरह से आप कर रहे हैं इसी तरह 10 कार्यशाला कर दीजिए, हम खुद डॉक्टर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह की कार्यशाला तो आप लगा रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं, अपने पैसे के प्रति ईमानदार हैं। अब जब हम अपने पैसे में, मैं बता दूँ कि मेरा जो अनुभव मैंने देखा, देखिए पूरी भी दवा अपने स्तर में पूरी नहीं होती। अगर हम एलोपैथ के पास जाते हैं, हमारे परिवार में 10 MBBS MD MS डॉक्टर हैं हमारे परिवार में भी, लेकिन अगर उनके पास हम जाते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, होम्योपैथ की बात, तो वो बहुत उसका जो महत्व नहीं देते हैं। वो इस तरह से बात करेंगे जैसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि ऐसे भी मैंने ऐसे डॉक्टर को देखा है। यहीं पर डॉक्टर JK सिंह थे आपके यहाँ हॉस्पिटल में, उनके पास कोई पेशेंट जाता था तो आयुर्वेद होम्योपैथ की सलाह देते तो लिखते थे। ये स्थिति थी उनकी। तो जो हमारी जो पुरानी पद्धति आयुर्वेद और पे ही दिखी, और आयुर्वेद का एक रस जो है वो होम्योपैथ, और आप कह लो तो होम्योपैथ कोई अलग व्यवस्था नहीं है। लेकिन बस ये उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया दूसरे तरीके से। अब जैसे आपका यूनानी आ गया, उसको काढ़ा ले लिए, लेकिन सिस्टम कहीं कहीं तो उनको बना हुआ है। लेकिन जो हमने रीड किया, किसी पैसे की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मैंने जो नज़दीक से देखा,
तो इसके जो रिस्पांस रहे, मैं तो अक्सर किसी को रहता है तो मैं डॉक्टर साहब के पास देखता हूँ, और जब वो लोग मुझसे कहते हैं कि सर जो आपने डॉक्टर साहब से जो दवा आपने दिया बहुत अच्छा दिया, तो मैं उनको बताता हूँ देखो भाई इलेक्ट्रोमोपैथ दवा है। मैंने इलेक्ट्रोमोपैथ क्या होता है, मैंने कहा ये पैथी तो है पुरानी हो चुकी है, लेकिन प्रचार प्रसार में जो है उसका कारण क्या, उसका कारण हम आप हैं। हम आप क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रोमोपैथ के चिकित्सक हैं वो उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बोर्ड तो लगा रहे हैं लेकिन दवा क्या दे रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है अगर कर भी रहे थोड़ा बहुत है, लेकिन लोगों कोई पेशेंट आता है तो उसको एक बात कहिए कि सर जो है ये मैं इलेक्ट्रोमोपैथ दवा दे रहा हूँ, आप पहले इसको यूज कर लीजिए, तो थोड़ा पोलाइट करिए अपने बात से। अच्छा वो दवा उनको ठीक करेगा तो वो खुद ही 10 लोगों को बुलाएगा जो नहीं भैया ये दवा अच्छी है, दवा से फायदा है। तो इलेक्ट्रोमोपैथ बहुत अच्छी दवा है, और बस ज़रूरत है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो जो है लोग क्लास नहीं लेना चाहते, क्लास से हम अब जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने व्याख्यान दिया है 4-5 विषय पे, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या आप लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं, क्या होगा अगर एक जनरल पेशेंट हमारे पास आ जाएगा इस तरह का, तो अगर मैं उसको देखिए जानते हैं पेशेंट हो या क्लाइंट कोई भी हो, जब आपके पास आता है और जब आप उसको उसके वो एक बात बोला और उसके बाद आपने उसकी 4 बात बता दिया, अरे ये ऐसे ऐसे अरे आपने तो एकदम पकड़ लिया, आधी इलाज उसका वहीं हो गया, आधा इलाज उसका वहीं हो गया। और जब आप नहीं पकड़ पाए पूरी बात बता रहे हैं और उसी में अगर आप जो जोड़ के बता रहे हैं डॉक्टर भाई साहब तो नहीं है, वो आप कितनी अच्छी दवा दे देंगे आप नहीं ठीक कर पाएंगे, मैं बताते हैं। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने सिस्टमेटिक तरीके से ये S1 अब अगर आप ये करते हैं यहाँ ये हो गया तो नहीं है डॉक्टर साहब की जानकारी बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो ठीक करेंगे। तो हमको आपको ज्ञान की जरूरत है, मन से ज्ञान किसी भी क्षेत्र में। हम आप कहते हैं डॉक्टर तो बहुत हैं बैठे हैं, नहीं यार फलाना डॉक्टर जो है इनको जो है ये ठीक है, या फला चीज़ को लोग कि ये डॉक्टर फला डॉक्टर ठीक क्यों जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ पे दिमाग में चीज़ बैठ गई कि फला डॉक्टर एक्सपर्ट हैं। जैसे हड्डी टूटता है तो जौनपुर में बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन आज भी यूपी यादव जौनपुर छोड़ के चले गए, लेकिन लोग कितने लोग इलाहाबाद जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये तो हुए हमें हमारी अंदर दिमाग में मानसिकता हम कहते नहीं यूपी यादव एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर है इस चीज़ के जो है, तो ये चीज़ हमको बैठाना पड़ेगा। और वो तभी होगा कि जब मैं अपने कर्म से अपने दिमाग से अपने इस अनुभव से जब मैं वो चीज़ दिखाऊंगा क्षेत्र में हमको मौका मिलेगा तब वो चीज़ हम तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमोपैथ मैं कहता हूँ हमारे भाई लोगों के बीच में से कोई एक अच्छा डॉक्टर निकल जाए और 10 पेशेंट किसी भी क्षेत्र का जो ठीक करके 10 एरिया जो उसको कि छोड़ दे, जो कोई बकरी है कोई बदलापुर इनका जो है ये रोग हो गया इनको वो रोग वो, आप देखिए साल भर के अंदर इलेक्ट्रोमोपैथ जौनपुर में कोई नहीं लगेगा। और जिधर देखें उधर इलेक्ट्रोमोपैथ के जो हमारे जो चिकित्सक भाई आज नहीं अपने को असर महसूस करते हैं या किसी तरह के ये होते बताने में, वो गर्व से जोड़ लगा करके मैं लगा करके और दिखाएंगे, वो गर्व से कहेंगे मैं इलेक्ट्रोमोपैथ का चिकित्सक हूँ। मैं मेडिसिन भी देखा हूँ, होम्योपैथ का भी दिन देखा हूँ, आयुर्वेद का भी दिन देखा हूँ। आप लोगों को कम से कम इतनी लड़ाई बाद इतनी जो इलेक्ट्रोमोपैथ इतना रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्स कर रहा है जो है कि आज कुछ स्टेट में इसको मान्यता दे दी है, आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथ की जब जिस समय चल मेरे बचपन का हमें याद है उस समय का जो है कितनी लाठियाँ लोग खाए, कितना धरना प्रदर्शन। हम आप लोग कभी धरना प्रदर्शन किए हैं इसकी मान्यता में कभी नहीं किए, लेकिन जो हमारे तुम्हारे साहब हैं आपको मालूम होगा कितना संघर्ष किए होंगे, कितना लोग संघर्ष किए हैं, बड़ी लाठी का क्या नहीं हुआ है तब जाकर उसको मान्यता मिला है। लेकिन उस मान्यता पे लेने के बाद आज एक सम्मानित डॉक्टर, इसलिए इन्होंने उस चीज़ को जो अगर आप जब मेहनत करेंगे जानकारी रखेंगे अनुभव, आप गर्व से किसी अधिकारी के पास जाएंगे ताई लोग कहेंगे सर आप बताइए ना क्या मेरे दवा में कहीं आप बताइए रोक दे मैं दवा दे रहा हूँ। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहाँ से पैसा बना पाएंगे। तो आप लोगों को ईमानदारी से अपने पेशे के प्रति अपने पैसे के प्रति ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है।
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा किसी तरह आप लोग कार्यशाला डॉक्टर साहब कराते रहें, आप लोग उसमें सहभाग करते रहें और हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को आगे बढ़ाते रहिए। और जो लड़ाई आगे होगी और आगे भविष्य में हम लोग हैं देखेंगे, इसके बाद हम लोग भी लिखा पढ़ी करेंगे। और एक निवेदन और करेंगे कि हमारे जैसे डॉक्टर साहब ऐसे कुछ चिकित्सक और बुलाएं कार्यशाला में जो योग्य हों, जानकारी हो, और अपने साथ कोशिश ये करिए कि देखिए एक कहावत है कि सत्ता जो होती मास्टर चाबी होती है, वो किसी भी ताले में लगाई वो फिट हो जाती है। ये शब्द कल्याण सिंह जी जब किसी कोई बात नहीं, एक बार सीओ साहब से हमसे काफ़ी झगड़ा हो गया, सीओ हमारे पीछे पड़ गया, तो हमने जो है संजोग से कल्याण सिंह जी आ गए जौनपुर में, मैं उनके साथ साथ था, तो वो हमारा हाथ पकड़ के कल्याण सिंह से लेके जा रहे थे, तो हमने कहा मौका इसी सीओ साहब को काट दें। हमने कहा बाबू जी कहीं क्या है बेटा, हमने कहा बाबू जी ये सीओ है, हमको तो गाली दिया ठीक है, आपको भी दिया हमारा हाथ हाँ बेटा सत्ता मास्टर चाबी है, ये गाली दिया था हमको, इसी प्रकार सत्ता हो। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हो तो आप सत्ता के जो नज़दीक हैं किसी जनप्रतिनिधि को भी बुलाइए, उनको सम्मानित करिए, और जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपको मैजिक उनके दिमाग में आएगा नहीं यार कुछ तो है इसमें, तो आपको मैजिक उनसे निवेदन करें सर आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए, समझ रहे हैं। और विपक्ष तो चिल्लाते रहेगा, लेकिन सत्ता पर भाई सत्ता होता है जो करता है ठीक है, विपक्ष को तब तक विपक्ष जाएगा, हल्ला तो मचाएगा, प्रस्ताव तो जाएगा विधानसभा में, हल्ला तो मचेगा। और कोशिश करिए सत्ता पक्ष का कोई विधायक को सांसद उसको बुलाइए किसी तरह कार्यशाला में, और हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं ऐसे लोगों को ऐसे उसको लगे आप उसको अपना वहाँ रखेंगे। और इसके साथ ही हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपने सत्ता की चाबी की बात की, आपके द्वारा ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके इस कॉलेज में आ चुके थे, और सत्ता में आने के बाद माननीय कुसुम राय जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी थी, नहीं वो नहीं उनके लड़के बने थे राजू, हाँ, तो उनसे भी मुलाकात की गई थी। लेकिन वर्तमान में सत्ता में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला निषाद पार्टी का डॉक्टर संजय निषाद अभी भी मौजूद है, वह आपने एक बात और कही, जनप्रतिनिधि को बुलाने के लिए आपके सामने अभी मुझे लगा हुआ है माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी आपके कॉलेज में आ चुके हैं। ऐसे आप लोगों के सहयोग से जो आपने सुझाव दिया, आपके सुझाव से उसको हम अमल करते रहते हैं और उसको लाइफ में लाते रहते हैं। आपने जो सुझाव दिया उसके लिए धन्यवाद। और आप आज से नहीं लगभग 32 साल से हमारे साथ निभा रहे हैं, जहां भी हम बुलाते हैं आप आते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और पुनः एक धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने दिल्ली की सरकार की एक मात्र शक्ति के रूप में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। और चूंकि आपके पास भी सत्ता की चाबी है, वह सत्ता की चाबी हमारे केंद्र में जो है दिल्ली में है, और दिल्ली में भी हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चलता है, मैं आपसे सहयोग मांगूंगा। दूसरी बात, कार्यशाला में आप लोगों की इसी तरह जो है हम कुछ न कुछ बताते रहेंगे। मैंने इस कार्य को करने के लिए अभी आपको बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी बैठे हैं, इन्हीं के वाक्यों को लेकर चल रहा हूं। इन्होंने हमसे कहा था कि प्रमोद जी अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में कम एडमिशन आप पा रहे हैं तो उसके लिए चिंतित न रहिए, आप गांव-गांव में पर्चा बंटवाइए, गांव-गांव में शिविर लगाइए और गांव से शहर तक शिविर लगवाइए। तो मैं गांव में भी शिविर लगाया था, पापा की पुण्यतिथि पर 940 पेशेंटों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की दवा फ्री दी गई, और इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ पार्टिसिपेशन करते रहे हैं बहुत बहुत बार। 130 हमारे कार्यशाला पूरा हुआ है,
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो है निःशुल्क कार्यशाला 130 पूरा हुआ है। इसी साल मैं अस्थाना जी से कहूंगा आप भी 2 वाक्य कहें। तो होम्योपैथ अपने में ही एक अलग पैठी तो है ही, साथ ही इसका अपना आधार ऐसा है जो अपने में सबसे अलग दिखता है और इसके कार्य करने की शैली भी हमारे शरीर के अंदर रक्त और रस को सुव्यवस्थित करने में होती है। इसका मूल आधार है कि अगर रस और रक्त कहीं से भी अशुद्ध हुआ तो वो विकार पैदा करता है और रोग फैलता है। हमें चाहिए अपने शरीर में इनका समन्वय बराबर बना रहे और इन्हीं के ऊपर उन्हीं को सुव्यवस्थित रखने के लिए हमारे यहाँ की जो वैक्सीन बनी हुई है वो रस और रक्त को ही सुव्यवस्थित करने के लिए बनी है। होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन होते हुए भी उसमें कुछ मिनरल्स और कुछ अन्य चीज़ों से बनी हुई है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होते हुए भी ग्राह्य नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की सारी मेडिसिन प्लांट बेसिस हैं, पेड़ पौधों पर आधारित हैं और उनके अच्छे बनाई जाती हैं और इनका जो त्वरित प्रभाव दिखता है इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रो रखा गया। इसको लेते ही इसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखने लगता है। तो इसलिए हमको इसके प्रचार प्रसार के साथ साथ इसका जनविश्वास और इसकी कार्य व्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए हम लोग उसके न्यू में हैं, हम लोग उसके प्रभाव में हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसको प्रयास करेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर आगे जाएगा और इससे जो लोगों में विश्वास करेगा तो उससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम लोगों का जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी बोलेंगे, जहाँ भी कार्य करेंगे उसका प्रभाव दिखेगा और उसी के द्वारा जनमानस में हमें सम्मान और आदर प्रदान करेगा। इसी के साथ उसके बाद उसमें से एक मही निकलती है। मही निकलने के बाद जो फेंक दिया जाता है तो शुद्ध गुड़ मिलता है। तो आप लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शुद्ध गुड़ है, इसलिए आपको और मैं जिनकी गोदी में खेला हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया, मैं जब घनश्यामपुर में छोटा था और मेरे फादर के आप मित्र भी रहे और आपने मुझे अपने गोदी में खिलाया और आज मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक मिश्रा जी को मैंने मुखतित बनाने का जो मुझे श्रेय मिला, मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और उनके बुलाने के पहले अगर कोई चिकित्सक अपना अनुभव बताना चाहता है तो आकर बता सकता है, नहीं मैं अपनी मुखतित जी को बुलाऊं। कोई अगर चिकित्सक कुछ रखना चाहता है, पूछना चाहता है, वो पूछ लो। कार्यशाला का मतलब यही होता है, हम केवल अपनी बातों को आप तक रख दें वो नहीं होता है, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। कोई बात है क्या भाई? क्यों बिंद जी? जी कोई बात इनको मैं बहुत बचपन से उनको कोच से देखा है और मैं अपने आप को बहुत अद्भुत महसूस कर रहा हूँ और हर्षित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो संस्थापक है डॉक्टर रामगोपाल मौर्य, तो ये समझिए मेरे अग्रज के रूप में मेरे जीवन का शुरुआती दौर रहा
इनसे हमने दो चीज़ बहुत ही सीखी जो मेरे लाइफ में अब तक विराज हुआ। फर्स्ट पंचुअलिटी एंड सेकंड ह्यूमैनिटी। और वहीं से मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की और उन सब लोगों का चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे आशीर्वाद भी रहा। साथ साथ कहने को तो बहुत कुछ है, मैं उन सब चिकित्सा जगत के वैज्ञानिक पहलुओं को बहुत स्पर्श नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे मैं ये 2 बार बताया तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप लोग इन बातों को अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे तो वैसे ये जरूर आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी चीज़ अभी चिकित्सकों चिकित्सा क्षेत्र बहुत व्यापक है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, दीक्षांत समारोह पहले मनाया जाता है। जब तो दीक्षांत समारोह लेकिन याद रखें दीक्षांत समारोह आज भी मैं आप लोगों से भी शिक्षा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आने पे भी मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मेरे ज्ञान से, मेरे अनुभव से करे किए। तो आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रोकॉन्टैक्ट परिवार का मैं भी मैं आपको सदस्य महसूस करता हूँ और साथ साथ आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने जैसे ये कार्यशाला है तो अपने जो आपका मिशन है उसमें जब मजबूती से लगे रहेंगे तो निश्चित सफलता आपके कदम चुकेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ एक विराम देता हूँ और आप सबको आशीष भी देता हूँ कि आप सब चिकित्सा ये बात देखे जाते अपने दिमाग में बैठे अपने व्यवहारिक आचरण में उतारिए। देखिए आपका हर निश्चित ही चालू है, इसमें कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत आभार। आप सामने एक बात कही और वो बात फादर के द्वारा जुड़ी हुई बात आपने बताया। इन्होंने 2 वाक्य कहा था। एक वाक्य समय से रहिए, समय से पहुंचिए और दूसरी बात मानववादी बनिए। आप यहाँ कोई पेशेंट पहुंचता है, उदारता दिखाइए। यही चिकित्सा पद्धति है उदारता दिखाने वाली, और कोई चिकित्सा पद्धति है भी नहीं उदारता दिखाने वाली। और मैं मानता भी हूँ सर, हमारे आपके यहाँ इसी दवा में सब कुछ छिपा हुआ है। हमारा परिवार उनके यहाँ पहले 600 फीस दीजिए, उसके बाद आपका जो है चालू हो जाएगा ये चेकअप वो चेकअप। हमारे यहाँ पेशेंट आता है सर, तो उससे अगर हम कहते हैं चेकअप करा दें, अरे कहा सर हम तो वहाँ चले आए, उठा कर अब आप भी चेकअप कराएंगे। ये मानवता होम्योपैथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में है और किसी चिकित्सा पद्धति में है नहीं। यही मानवता जो है इलेक्ट्रोपैथ और होम्योपैथ दोनों में है। यहाँ डॉक्टर मरीज को देखता है, अगर वो देखता है कि ये मरीज ये दवा नहीं कर पाएगा तो उसको सस्ती से सस्ती दवा देने की कोशिश करता है, हमारा मरीज ठीक हो और निरोग हो। इसलिए आपका बार बार धन्यवाद। कार्यक्रम भी हमारा समय से शुरू हुआ, 2 बजे से था, 2 बजे शुरू भी हो गया और 4 बजे समाप्त होना था, 3:30 बजे समाप्त भी हो रहा है। ये भी एक समय का बहुत बड़ा जो है हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ से जाइएगा नहीं,
चूंकि एक बार और लड्डू खाकर ही जाइएगा, कुछ लोग तो नहीं पाए हैं, कुछ लोग दोबारा पाएंगे, तो इसलिए उसको दोबारा लेकर जाइएगा, ये नहीं कि आप चले जाए। और चूंकि कार्यक्रम समाप्त होते होते संजीवनी से जो है, संजीवनी दीदार केंद्र से श्रीवास्तव जी भी आ गए, तो 2 बार उनको भी आइए। मैं चाहूँगा कि वर्मा जी एक झोला देकर आप सम्मानित करें।